नमस्कार, मैं उपार्थ और आज मैं आपको लेकर आया हूँ नेपाल की राजधानी काठमांडू में। जी हाँ, आज हम एक नए देश में आए हैं और उस देश की राजधानी में हैं और राजधानी में हिंदू धर्म से जुड़ी हुई उस देश की हिंदू धर्म से जुड़ी हुई सबसे बड़ी मंदिर यानी कि पशुपतिनाथ का हम लोग दर्शन करने के लिए आज आए हैं। अगर थोड़ा-सा पशुपतिनाथ के बारे में बात करें तो बड़ा पुराना इतिहास है पशुपतिनाथ का। कहा जाता है कि केदारनाथ में जब एक बार भीम को अपने बल का अभिमान हो जाता है तब भगवान शिव बैल बनकर केदारनाथ में आते हैं और भीम उनकी पूँछ पकड़ते हैं यानी पीछे का भाग पकड़ते हैं और आगे का जो धड़ है वो डूब करके ज़मीन के नीचे से यहाँ आकर प्रकट होता है और जो पीछे का धड़ होता है वही केदारनाथ में ही रह जाता है। अगर नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल जो है वो एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंदू लोग रहते हैं। अगर हम बात करें नेपाल में प्रांतों की, नेपाल के राज्यों की, तो कुल 7 राज्य हैं नेपाल में और उन 7 राज्यों में लगभग 77 ज़िले हैं यानी 77 ज़िले हैं और उन ज़िलों के अंतर्गत ही पूरा ये बसा हुआ है। अगर हम देखें कि ये जो पशुपतिनाथ का मंदिर है ये किस ज़िले में है तो ये एक प्रांत है, उस प्रांत का नाम है बागमती। ये बागमती प्रांत के अंतर्गत ये पशुपतिनाथ आता है, बागमती प्रांत में। और आप सोचेंगे कि बागमती प्रांत आखिर क्यों नाम है इसका? तो बागमती प्रांत इसलिए भी नाम है क्योंकि ये जो मंदिर दिख रही है इसके जस्ट पीछे एक नदी बहती है जो उसका नाम की बागमती है। उस नदी के नाम से ही इस प्रांत का नाम बागमती प्रांत पड़ता है। ये चूँकि जो प्रांत है, ये जो नदी है ये उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों से निकल करके प्लेन पर आती है और फिर उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में प्रवेश करती है और फिर गंगा में जा कर के बागमती मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है बागमती, कोशी। जो एक और प्रांत है बागमती के बगल का प्रांत जो कोशी है, वो कोशी भी इसी का हिस्सा है। यानी कि देखा जाए तो कोशी भी वो भी अलग प्रांत है और नेपाल का ही हिस्सा है। नेपाल में अगर पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं नेपाल में, जैसे कि एवरेस्ट है जो कि जो ट्रैकिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर और पर्यटन स्थलों की बात करें तो पशुपतिनाथ है और पर्यटन स्थलों की बात करें तो जनकपुर है। जनकपुर जहाँ पर राजा जनक का साम्राज्य हुआ करता था, जहाँ पर धनुष तोड़ा था राम ने, जहाँ राम की शादी हुई थी। अगर और पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर लुम्बिनी है, वही लुम्बिनी जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर और पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो कपिलवस्तु है, ये वही कपिलवस्तु है जहाँ पर गौतम बुद्ध या उनके पिता का साम्राज्य हुआ करता था, उतने बड़े स्तर में उनका साम्राज्य फैला हुआ था। और लेकिन मतलब बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल में है और बुद्ध का जो साम्राज्य वो भी नेपाल का ही, नेपाल और यूपी का सिद्धार्थनगर जिला लिए हुए पूरा फैला हुआ है। लेकिन बुद्ध फिर पूरी तरह से यूपी से जुड़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ जा रहे हैं। बाद में हिंदुस्तान में उनका लगभग बाकी सारी यानी प्रथम उपदेश वो सारनाथ में देते हैं, उनकी मृत्यु लुम्बिनी कुशीनारा में हो जाती है और उनका जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बोध गया में हो जाता है। जन्म मात्र उनका लुम्बिनी में हुआ है। तो अगर बात करें कि ये काठमांडू कैसे आए तो आपको ये देखना होगा कि आप कौन कौन से क्षेत्र को घूमना चाहते हैं। क्या आप लुम्बिनी घूमना चाहते हैं? तो अगर लुम्बिनी आप घूमना चाहते हैं तब आपको लुम्बिनी एक प्रांत है, उस प्रांत से हो करके आना होगा और यूपी में प्रवेश करना होगा आपको। गोरखपुर एक जगह है यूपी उत्तर प्रदेश में, तो गोरखपुर आइए, गोरखपुर से आप नौतनवा आ जाइए, नौतनवा से आपको भौरवा आ जाइए, भौरवा से आपको बस मिल जाएगी डायरेक्ट आप काठमांडू आ जाइए लुम्बिनी घूम करके। और अगर आपको जनकपुर घूमना है यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हम जनकपुर घूमें तब आपको क्या करना होगा कि
सबसे पहले आपको बिहार आना होगा। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी आना होगा। सीतामढ़ी जो है वो नेपाल से लगा हुआ है, तो सीतामढ़ी से फिर आप जनकपुरी आ जाइए। जनकपुरी आप बेहतरीन से घूमिए, एक दिन पूरा जनकपुरी आपको घूमने में लगेगा। एक दिन जनकपुरी घूमिए, फिर अगले दिन जनकपुरी से ही बस है डायरेक्ट काठमांडू के लिए, नेपाल के लिए। बस का किराया लगभग 1200 है, 1200 से 1300 रुपये उसका किराया है। तो आइए वहाँ से और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। 12 घंटे का लगभग रन है, 12 घंटे का रन लगा करके आप डायरेक्ट काठमांडू आ सकते हैं। अब बात आती है काठमांडू में आप क्या घूमना चाहते हैं। तो काठमांडू लगभग 5 दिन का भी सफ़र है, 1 हफ्ते का भी सफ़र है और 1 महीने का भी सफ़र है, क्योंकि काठमांडू बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग एरिया है। तो अगर आप अच्छे ट्रैकर हैं, आप ट्रैकिंग में विश्वास करते हैं, तो आप काठमांडू आइए और काठमांडू का ढेरों लुत्फ़ लीजिए। और अगर आपको बस थोड़े धार्मिक स्थानों को घूमना है तो 2 दिन आपके लिए पर्याप्त है। तब आप आइए काठमांडू, 2 दिन रहिए, फिर 2 दिन में चलिए। तो अगर हम ये बात करें कि नेपाल में और कहाँ जाने लायक है, नेपाल में और कहाँ जा सकते हैं, तो नेपाल में और जा सकते हैं आप एवरेस्ट। जी हाँ, एवरेस्ट का काठमांडू से ही बेस कैंप के लिए लोग जाते हैं। 7 दिन का बेस कैंप का टूर है, तो एवरेस्ट में आप बेस कैंप जा सकते हैं। बस आप बेस कैंप भी घूम के आ सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ हैं जो आपको एवरेस्ट पर ले जाते हैं, तो आप उनके माध्यम से ऊपर तक भी जा सकते हैं। तो जैसा आपको जो सही लगे वो आप करिए। अगर नेपाल के बारे में और बातें करें तो नेपाल का जो यूपी से लगा हुआ भाग है, उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ भाग है, वो काफ़ी समतल एरिया है। तो वहाँ पर ही नेपाल की लगभग अधिकतर खेती होती है। अगर बात करें खाद्यान्न उत्पादन में नेपाल में क्या क्या होता है, तो मूल जो फसल है, यानी सबसे ज़्यादा जो बड़ी मात्रा में फसल होती है वो चावल होती है। बाकी मूल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है कुछ भी। हाँ, थोड़ी मात्रा में लगभग सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बाकी कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ की 70% जो आबादी है वो उसी कृषि पर निर्भर है। अगर नेपाल की जनसंख्या के बारे में बात करें तो नेपाल की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है। नेपाल का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है। नेपाल का एक उत्तर प्रदेश का एक जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश नेपाल से बॉर्डर बना रहा है, बिहार नेपाल से बॉर्डर बना रहा है, वहाँ उत्तराखंड नेपाल से बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये सारे राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी कई और राज्य हैं जो नेपाल से बॉर्डर भी बनाते हैं। तो नेपाल में जब आप एंट्री करते हैं, अगर आप 4 व्हीलर से हैं नेपाल में एंट्री कर रहे हैं, तो आपको एक भंसाल बनाना होगा। भंसाल यानी कि आपकी गाड़ी कितने दिन तक नेपाल में रहनी है, तो उसके हिसाब से आपका भंसाल बनता है। और एक 4 व्हीलर का एक दिन का भंसाल 600 रुपये का तक का बनता है, और अगर 2 व्हीलर है तो लगभग 300 रुपये तक का एक दिन का भंसाल बनता है। तो अब देख लीजिए कि आपका टूर कितने दिन का है, तो उसके हिसाब से आप भंसाल बनवा लीजिए। अगर मान लीजिए भंसाल का आपका ख़त्म हो गया है और आपको जाना है अब, तो फिर आपका फ़ाइन काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन है, तो प्रयास करिए यहाँ फ़ाइन से बचिए। हाँ, नेपाल में एक और बात की जो छुट्टी है, वो छुट्टी रविवार को छुट्टी नहीं होती है। यहाँ पर छुट्टी जो होती है वो शनिवार को होती है। यहाँ विद्यालय शनिवार को बंद रहते हैं। नेपाल की खास बात है। नेपाल के अगर बारे में भोजन के बारे में बात करें तो रोटी यहाँ आप तो आइए तो ना खाइए, यहाँ का लोकल डिश आप खा सकते हैं। लोकल डिश में चावल है, दाल है, 2 किस्म की सब्जी है। खासतौर पे यहाँ पर जो साग खाते हैं लोग, सरसों का साग, वो काफ़ी बड़ी प्रेम से खाते हैं। सरसों का साग और बाँस का अचार यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो खाने में अधिकतर आपको मिल जाएगा, आप खा सकते हैं। अगर बात करें, अगर आप ड्रिंकर हैं, शराब पीते हैं, तो आपके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर दुकान पे जा सकते हैं, हर दुकान पर आपको शराब अवेलेबल है, हर दुकान पे आप पी सकते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या होटल रूम कितने महंगे हैं, कितने सस्ते हैं, तो 1000 से लेकर के 10,000 तक आपको यहाँ रूम अवेलेबल है। तो आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पर रूम ले सकते हैं कि कैसा आपको रूम चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर गाड़ी किराया, तो आप बस से घूम सकते हैं। आप ने काठमांडू आने के बाद 4 व्हीलर ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए अगर आप अपनी गाड़ी से आएँ तो अपनी गाड़ी अपने होटल में लगा दीजिए, बाकी दूसरी गाड़ी लेकर के, किराए गाड़ी लेकर अपना आराम से घूमिए। तो ये पूरा नेपाल है आपके सामने, बाकी जो होगा फिर हम आपसे मिलेंगे, आप बताएँगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हैं नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।